का नाम है कवठीचे वळण। असल में यह कहानी मराठी में है और इसके लेखक हैं नारायण धारप जी। और हिंदी में कहे तो गांव का एक ऐसा मोड़, एक ऐसा रास्ता जहां से होकर गांव की तरफ जाना पड़ता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गोडबोले, पाटिल, भगत और मास्टर जी गांव के बाहर से लौट रहे थे। सांझ की धुंधली रोशनी थी। सर्दी की वजह से हवा में ठंड बढ़ गई थी। गांव के चारों तरफ हल्का सा धुएं जैसा कोहरा फैलने लगा था। 200-250 की आबादी वाला वो छोटा सा गांव। ऐसी जगह पर अगर मन मुताबिक संगत न मिले तो जो मिल जाए उसी से काम चलाने की आदत पड़ जाती है। मास्टर जी के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ था, वरना रेवेन्यू ऑफिसर गोडबोले और पोस्ट में काम करने वाले भगत से उनकी इतनी दोस्ती कभी नहीं होती। खैर, कभी शाम को गांव के बाहर की पहाड़ी पर घूमना, कभी घूमने से बोर हुए तो वो तीनों जहां रहते थे उसी वाड़े के बाहर बैठकर बातें करना। पगार के दिन शहर की होटल में खाना पीना। तीनों का ऐसा ही कार्यक्रम चला आ रहा था। चलते चलते उन्हें दूर से ताश के कड़कने की आवाज सुनाई दी और कुछ कदम बाद उन्होंने देखा कि आगे की गली से कुछ लोग देवी के मंदिर की तरफ जा रहे थे। मास्टर जी बोले, ये लोग देवी मंदिर की ओर जा रहे हैं, आज कुछ खास है क्या? तब भगत ने कहा, अरे ये तो हमेशा का है, कोई किसी पर भूत चढ़ गया कह दे बस, फिर उसे उठाकर देवी के सामने ले जाते हैं। मास्टर जी हंसते हुए बोले, ये साल 1960 है और आज भी ये सब चल रहा है। भगत ने कंधा उचकाया, 1960 तो क्या, 2560 भी हो जाए तब भी इनकी सोच नहीं बदलेगी। तभी पाटिल बोला, मास्टर जी आप तो कहते थे गांव बहुत पुराना है। हाँ है तो सही, 600 साल से तो यही नाम चला रहा है। तब भगत उत्सुक हुआ, तो यहां कोई भूतिया जगह वगैरह नहीं है क्या, कोई पुरानी हवेली जैसी जगह? मास्टर जी थोड़ा गंभीर हुए, एक दो क्या, यहां हर वाड़े में कोई ना कोई कहानी सुनने को मिलेगी। स्कूल के कोने पर वो गुले का वाड़ा है। कहते हैं कि आधी रात को उस वाड़े के अंदर से वहां की जमीन खोदने की आवाज आती है। किसी जमाने में किसी ने वहां पैसे गाड़ दिए थे और कोई आज भी उसे तलाशता है। वैसा ही भगवान शंकर मंदिर के पीछे वो आंधले का बाड़ा है। वहां की कुएं से रात में पानी खींचने की आवाज आती रहती है। कहते हैं कि डाकुओं ने किसी को वहां बंद कर दिया था। प्यास से तड़प कर उसकी जान चली गई। उसकी प्यास आज भी नहीं बुझी है। मास्टर जी बोल तो रहे थे, पर उनकी आवाज में हल्की घबराहट थी, जैसे वो खुद इन सब बातों से डरते हो। उन्हें इन बातों पर चर्चा नहीं करनी थी। पाटिल ने तुरंत पूछा, आपको कभी कुछ अनुभव हुआ है? मास्टर जी कुछ पल चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, हाँ एक बार हुआ था, पर मैं उसे अनुभव नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने हिम्मत करके उसे देखने की कोशिश नहीं की थी। इतना बोलकर मास्टर जी फिर से शांत हो गए। तब पाटिल फिर से बोला, अरे क्या हुआ था बताइए तो सही। पड़ोस के गांव में स्कूल का कोई कार्यक्रम था, हम सब वहां गए थे। वही किसी के घर रात का खाना हो गया। बाकी सब लोग मुझसे पहले निकल गए और बातों बातों में वक्त कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। आखिरी बस थी वो भी छूट गई। सोचा बस 6-7 मील का तो रास्ता है, चांदनी रात है, चलकर आराम से पहुंच जाऊंगा, और इसलिए मैं निकल पड़ा। वो होली पूर्णिमा से पहले का समय था। हवा में आम के फूलों की महक फैली हुई थी। चलते चलते मैं बड़ा खुश होकर गांव की हद तक पहुंच गया। सोचा कि अच्छा हुआ पैसे बच गए। मैं गांव की हद पार कर गांव के अंदर आ गया। बस स्टैंड तक आते आते रात को गांव के लोग नजर आ जाते थे और रात भर भजन ताश सब चलता था। पर स्टैंड तक पहुंचने की वो 1.5 से 2 फरलांग की राह बिल्कुल सुनसान है। बीच रास्ते में मारुति के 2 मंदिर और कुछ पुराने खंडर बने घर थे। मैंने तंबाकू मलकर मुंह में दबाई और फिर आगे चलने लगा। कौठी के मोड़ पर पहुंचा तो दूर गांव में टिमटिमाती एका दूसरी लाइट नजर आने लगी। मन में आया बस अब 15-20 मिनट का रास्ता है। तभी नजर अपने आप दाईं तरफ चली गई। वहां मोड़ से 20-25 फीट अंदर एक सूखा हुआ बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर कुछ लटक रहा था। वो देख मुझे झटका सा लगा और मैं एकदम से अपनी जगह पर रुक गया। तुमने कभी इस चीज को महसूस किया है या नहीं पता नहीं, लेकिन चांदनी में चीजें सपाट लगती है, उनमें गहराई नहीं दिखती, सिर्फ एक धुंधला चित्र दिखाई देता है।
ठीक वैसा वहां कुछ सफेद आकार दिखाई दे रहा था। कोई हरकत नहीं, एकदम से शांत और स्थिर, ऊपर से नीचे तक सफेद, कोई मानव जैसा आकार। कपड़ा था या कुछ और था पता नहीं, क्योंकि इतना साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था। बस किसी इंसान की तरह लटकता आकार था। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे बढ़कर देखूं कि वहां क्या है। वहां खड़े होकर मैं एकटक उस तरफ देखता रहा। कितनी देर बीती पता नहीं, मैं बस उसी सफेद आकार को देख रहा था। और फिर मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। पता नहीं क्यों, पर ऐसे वक्त इंसान के दिमाग में हमेशा डरावने ही ख्याल क्यों आते हैं। शायद ये डर हमें विरासत में मिला है। लेकिन सच कहूं तो भगवान की कसम, अगर मैं उस मोड़ के आगे न होता तो शायद मैं सड़क पर आगे बढ़ ही नहीं पाता। मैं उस पेड़ के आगे निकल ही नहीं पाता। मैं उस ओर देखते हुए धीरे धीरे गांव की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगा। और तब मुझे लगा कि अगर उस पल वो आकार थोड़ा भी हिला होता या वहां से कोई आवाज आती तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता। आगे बहुत दूर आ जाने के बाद जब वो चांदनी सा सफेद धब्बा दिखाई देना बंद हुआ, तब मैं भागने लगा। बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था। अगले दिन सुबह सूरज उगते ही मैं सीधा वहां चला गया। उसी पेड़ के पास पहुंचा, पर तब वहां कुछ भी नहीं था। न कोई सफेद कपड़ा, न कोई निशान, सब कुछ साफ था। तब भगत हंसकर बोला, क्या मास्टर जी, आप तो कहते हैं आप बहुत बहादुर हैं। मास्टर जी तुरंत बोले, मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। सच कहूं तो उस रात मैं पूरी तरह से डर चुका था। तो आपने गांव में फिर किसी से पूछा तो होगा? हाँ, पूछा था। कहते हैं वहां एक औरत ने आत्महत्या की थी। कुछ लोगों से सुना था कि उस औरत का अपने पति से झगड़ा हुआ था। तो कुछ कहते हैं कि पति को उस पर शक था और इसलिए उसने, खैर जो भी हो, लेकिन वो मंजर बहुत ही डरावना था। भगत ने फिर से चुटकी ली। तो मास्टर जी, फिर कभी किसी चांदनी रात में आप उस मोड़ पर गए थे? मास्टर जी हंसते हुए बोले, पागल थोड़े हूं कि ऐसी परेशानी मोल लूं। तभी पाटिल ने कहा, मास्टर जी, आपने एक अच्छा मौका गवा दिया। अगर थोड़ी खोजबीन और कर लेते तो सच झूठ पता चल जाता। मास्टर जी ने फिर वही कहा, अरे पागल नहीं हूं, अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हारा स्वागत है, और अगर हिम्मत हुई तो जाकर शोध वोध भी कर लेना। पाटिल ने तुरंत चिढ़कर जवाब दिया, मास्टर जी, आप मजाक कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जाऊंगा? पाटिल के कंधे पर हाथ रखते हुए मास्टर जी बोले, अरे पाटिल, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें डरपोक कहने का मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मेरा एक ही कहना है, किसी को भी वहां नहीं जाना चाहिए। कुछ देखने या जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। पाटिल ने फिर से पूछा, ऐसा क्यों? मास्टर जी फिर से समझाते हुए बोले, देखो, ये नहीं कह रहा कि वहां सच में कुछ है, लेकिन अगर सच में कुछ है तो वो इस दुनिया के नियमों के खिलाफ है। वो हमारी आंखों के लिए नहीं बना है, और अगर कुछ है तो वो इंसानों के लिए भी नहीं है। पाटिल फिर से हंस पड़ा। अरे मास्टर जी, शायद किसी ने वहां कपड़ा लटका दिया होगा, या पेड़ की डाल के पीछे कोई सफेद बादल आया होगा और आपने उसी को भूत समझ लिया। मास्टर जी ने हाथ झटकते हुए कहा, पाटिल, मैंने जो देखा वो साफ देखा था, उस पर बहस करना बेकार है, और सच कहूं तो मैं अब उस बारे में कुछ भी जानने की कोशिश भी नहीं करना चाहता। पाटिल ने आगे पूछा, मगर यह सब कब हुआ था? 2 साल पहले। अच्छा, और जो घटना उस पेड़ पर हुई थी वो कब हुई थी? मास्टर जी ने कुछ सोचकर कहा, उससे 3 साल पहले। फिर पाटिल ने अंदाजा लगाया, माने 5-6 साल पहले की बात है। और फिर मास्टर जी ने पूछा, तो तुम्हारा क्या विचार है? पाटिल ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि एक बार वहां जाकर देखना चाहिए। क्या तुम में से कोई साथ आ रहा है? गोडबोले डर कर बोला, इस ठंड में तो बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा है कि गांव के उस हवेली में जाकर खोजो कि रात में वो भूत क्या खोदता है, या फिर कुएं के पास जाकर देखो कि वहां कौन सा भूत अटका पड़ा है।
पाटिल ने भगत की तरफ देखा और कहा, क्या भगत, तू भी डरपोक निकला। मास्टर जी गुस्से में तब बोल पड़े, तुम्हें यह बेवजह झंझट में क्यों पड़ना है? मुझे तो अब लग रहा है कि तुम्हें यह बताकर मैंने गलती कर दी है। पाटिल थोड़ा मुस्कुराकर बोला, मास्टर जी, अब हम जाकर देखते हैं कि वो क्या है। ये गोड़ बोले तो आएगा ही नहीं, कम से कम मैं और भगत तो जाएंगे ही। मास्टर जी ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी बात सुनो। ऐसी बातें कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। जब तक तुम्हारा उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तब तक ऐसी चीजों में दखल देना ठीक नहीं होता। और इतना बोलकर वो अपने रास्ते चले गए। पूर्णिमा में अभी 7-8 दिन बाकी थे। देखते ही देखते वो दिन भी कैसे बीते पाटिल को पता ही नहीं चला। इन दिनों में पाटिल ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन भगत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसने ये बात गोड़ बोले को भी बताई थी। आखिरकार चतुर्दशी की रात को जाने का फैसला हुआ। उस रात खाने के दौरान गोड़बोले ने मजाक का एक भी मौका नहीं छोड़ा। वो बोला, अरे धोंडिया, भगत को एक चपाती और दे, शायद कल से ये तेरे हाथ की बनी चपाती फिर से ना खा सकेगा। धोंडिया हंसा और कहा, क्यों भगत साहब, कहीं कोई टूर वूर पर जा रहे हो क्या? तब गोड़बोले फिर से बोल पड़ा, हाँ टूर ही है, पर यह कोई साधारण टूर नहीं। भगत इस बात से चिढ़ गया। गोड़बोलिया, बस करना। पाटिल चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन भगत को उसकी चुप्पी अच्छी नहीं लग रही थी। गोड़बोले ने आखिर पूछ ही लिया, चलो मजाक बंद करो, बताओ तो तुमने क्या सोचा है? सिर्फ देखने जाओगे या वहां रुकोगे? और अगर रुकना है तो कब तक रुकोगे? मतलब कितनी देर रुकने वाले हो? आधी रात तक या सुबह मुर्गे की बांग तक? पाटिल कुछ देर चुप रहा, फिर कुछ सोचकर वो बोला, हम तब तक रुकेंगे जब तक कुछ दिख नहीं जाए, या फिर सुबह हो जाने तक, जो भी पहले हो। और उस पर गोड़बोले ने सलाह दी, साथ में चद्दर वगैरह लेते जाना या कोई कंबल ले जाना और थर्मस में चाय भी भर लेना। उन्होंने हाँ ना में अपनी गर्दन हिलाई। खाना खत्म हुआ और वो निकल पड़े। निकलने से पहले वो मास्टर जी के घर पर चले गए। मास्टर जी उन्हें देखते ही बोले, तो तुमने अपना फैसला नहीं बदला? ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ लगे या थोड़ा भी अजीब या डर लगे तो तुरंत वापस आ जाना। उन दोनों ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर गोड़बोले ने चाय बनाई। सबने एक एक कप चाय पी ली। बाकी बची हुई चाय थर्मस में भर दी। चादर और कंबल कंधे पर डाली और पाटिल और भगत घर से निकल पड़े। और तब गोड़बोले दरवाजे पर खड़ा उनकी ओर देखता रहा, तब तक जब तक कि वो अंधेरे में गुम नहीं हुए। वो जाड़े के दिन थे। गांव पूरी तरह शांत हो चुका था। किसी घर में रोशनी नहीं थी। बस किसी किसी घर की बंद खिड़कियों की दरारों से थोड़ी सी रोशनी झांक रही थी। बाकी सब सूखा और वीरान था। वहां के कुत्ते जो रात देर रात भौंकते रहते थे, आज वो भी कहीं जाकर शांत पड़े थे। शाम के समय मवेशियों के पैरों से उड़ने वाली धूल अब छट चुकी थी। हवा में पेड़ों के झुरमुटों और देर से खिलने वाली साइली की बेल की खुशबू फैली हुई थी। चारों तरफ से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। वो दोनों गांव की संकरी गली से निकलकर आगे एक मुख्य सड़क पर आ गए। अब उनके आसपास हर तरफ सिर्फ गहरा घना अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे जैसे वो बस स्टैंड से निकलकर आगे बढ़े, उन्हें पल पल अपने चारों ओर फैले हुए रात के उस विशाल आसमान का एहसास होने लगा। आसमान साफ था। चांद ऊपर चमक रहा था, जिससे बाकी तारों की चांदनी भी लगभग फीकी पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई जोर का झटका लगा तो पूरी दुनिया किसी हीरे की तरह टूटकर छन से बिखर जाएगी और चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। अपनी जेब से एक सिगरेट का पैकेट और उसमें से एक सिगरेट निकालकर फिर एक माचिस की डिब्बी निकालते हुए भगत ने खुद एक सिगरेट सुलगाई और बाकी पाटिल को पकड़ा दी। वो दोनों चुपचाप चल रहे थे। किसी भी चीज पर बात करना भी इस वक्त उन्हें अजीब लग रहा था। असल में वो कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते थे। रास्ता खत्म हुआ और वो कौठी के उस मोड़ पर पहुंच गए। अब उनके सामने बाएं हाथ पर तटबंध से 20-25 फीट दूरी पर वो मुड़ा हुआ पेड़ दिखाई दे रहा था। तटबंध यानी
रास्ते का किनारा जो थोड़ा ऊंचाई वाला भाग होता है, वो उसी रास्ते के किनारे खड़े होकर उसे देख रहे थे। उस पेड़ के नीचे एक हल्का सा पतला सा कोहरा फैल गया था और उसी के बीच से वो पेड़ का पुराना सूखा तना बाहर निकलता दिखाई दे रहा था। गहरे नीले आसमान के सामने उस पेड़ की टेढ़ी काली आकृति उभर कर उनके सामने आ रही थी। उस पेड़ के ऊपर नाम के लिए 2-3 बड़ी शाखाएं बची थी, वो भी ऐसे टेढ़ी और मुड़ी हुई थी जैसे कोई आदमी अपना शरीर बहुत दर्द झेलने के बाद मरोड़ लेता है, लेकिन जहां पर सिर होना चाहिए था वहीं से तना साफ कटा हुआ था। भगत को एक पल को ऐसे लगा जैसे किसी इंसान को आधा काट कर खड़ा कर दिया हो। उसके मन में अजीब से विचार उठने लगे। तभी पाटिल ने कहा, चलो यहां तक तो हम आ गए, अब पास जाकर देख लेते हैं और फिर आराम से बैठेंगे। विचारों को दबाते हुए पाटिल बांध से फिसलता हुआ नीचे उतरा और तेज कदमों से उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। भगत भी उसके पीछे था। पास पहुंचकर देखा तो वहां कुछ खास नहीं था। सूखी सी छाल उतरती हुई थी, मुश्किल से 1.5 आदमी जितनी ऊंचाई का तना, और ऊपर 5-6 फीट पर कटी हुई कुछ शाखाएं थी। पाटिल उन टूटी और बड़ी शाखाओं को देखते हुए बड़बड़ाया, जिसने भी इसे काटा उसने जड़ समेत पूरा क्यों नहीं उखाड़ दिया? ऐसा अधूरा क्यों छोड़ा? पेड़ के चारों ओर सूखी घास, छोटे बड़े पत्थर थे, लेकिन लगभग 20-25 फुट दूरी पर फिर से धुंध का घेरा फैल गया था। और तब पाटिल ने फिर से कहा, चलो यहां कुछ खास नहीं है, पास ही कहीं बैठने की जगह ढूंढते हैं। उसकी आवाज में शायद थोड़ा डर था, या फिर यह भगत की ही कल्पना थी। भगत को तो अचानक हल्का महसूस होने लगा था। मास्टर जी ने जो सफेद आकृति का वर्णन किया था वो बार बार उसके दिमाग में आ रही थी, लेकिन अगर सच में दूर से उस पेड़ के पास कोई सफेद खड़ा दिखाई देता तो पता नहीं वो क्या करते। भगत ने मन ही मन में खुद को टोका कि ऐसी बातें सोचने का ये वक्त नहीं है। उसने देखा कि पाटिल बैठने के लिए जगह ढूंढ रहा है और वो भी उसके पास चला गया, लेकिन चारों तरफ नजर घुमाई, देखा तो बैठने लायक कुछ जगह ही नहीं थी। बांध पर बैठते तो वो ज्यादा दूर हो जाता, जो पाटिल को पसंद नहीं आया। आखिरकार उन्होंने बड़े बड़े पत्थर लाकर वहां जमा दिए, उनकी 2 फीट ऊंची परत बना दी, उस पर सूखी घास डालकर उसे मुलायम बनाया और फिर उस पर एक बिसात बिछा दी। और ये सब होने के बाद वो दोनों घास पर पीठ टिकाकर पेड़ की तरफ मुंह करके बैठ गए। थोड़ी मेहनत कर शरीर में जो गर्मी आई थी वो भी अब धीरे धीरे उतर रही थी और आसपास की ठंड शरीर में घुसने लगी थी। फिर उन्होंने पास पड़े कंबल को खोला और उसे 2 बार मोड़कर दोनों ने अपने आप पर ओढ़ लिया। फिर थर्मस से गर्म चाय निकाली और सिगरेट जलाकर थोड़े आराम से बैठ गए। अब जाकर उनके दिमाग में जो तनाव था वो थोड़ा कुछ कम हुआ था, लेकिन साथ ही साथ उनकी सजगता भी ढीली पड़ गई थी। बैठने का काम तो पूरा हो चुका था, अब बस इंतजार करना था। वो आराम से बैठे हुए थे। ठंड पैरों से ऊपर चढ़ रही थी। गर्म चाय की गर्माहट और कंबल से उनके शरीर के चारों ओर गर्मी का एक घेरा सा बन गया था। दिन भर के काम और रात के खाने के बाद 1.5-2 मील की सैर से थका हुआ भगत अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उसका शरीर शांत और ठंडा था। अनजाने में उसकी आंखों पर नींद छाने लगी थी। वो अपनी आंखें खुली रखने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पलकें मानो किसी भारी चीज से लदी हो ऐसे बार बार झुक रही थी। उसने एक बार फिर से उस सामने वाले अजीब और विकृत पेड़ की उस आकृति पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उस पल वो नींद और जागने की सीमा पर खड़ा था। उसकी आंखें झपकती थी, सब धुंधला हो जाता और तब उसे लगता कि उस पेड़ का आकार पिघल रहा है और कोई और रूप में बदल रहा है, और फिर झटके से उसकी नींद टूट जाती तो वही तना फिर अपनी जगह पर खामोश और विकृत खड़ा दिखाई देता। भगत को इस बात का एहसास था कि 2-3 बार उसकी झपकी लगी थी और उसी में उसे वो पेड़ की परछाई अजीब आकार में घुलती दिखाई दी थी। और तब अचानक उसे लगा कि उसका दायां पैर ठंडा पड़ गया है। यह सपना नहीं था। इतनी देर से कंबल से ढका हुआ पैर अब खुला हुआ था। मन में डर की लहर उठी और वो बिना हिले चुपचाप बैठा रहा।
ये देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। फिर उसे एक धीमी सी हरकत महसूस हुई। कंबल धीरे धीरे उसकी तरफ से हट रहा था और पाटिल की तरफ खींचा जा रहा था। भगत ने आधी खुली आंखों से तिरछी नजर से पाटिल की तरफ देखा। पाटिल बिल्कुल जागा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसका वो चेहरा बदला हुआ लग रहा था। पाटिल कभी भगत को देखता तो कभी कंबल की तरफ, और बड़ी सफाई से धीरे धीरे वो कंबल अपनी तरफ खींच रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लालसा थी, अजीब सी मुस्कान फैली हुई थी। बीच बीच में वो जीभ होठों पर फैरता और फिर से भगत के चेहरे को घूरता था। आंखों में कुछ अनजाना, कुछ पागलपन सा था। वहां असल में क्या हो रहा था ये तो भगत समझ नहीं पाया, लेकिन जो भी हो रहा था वो कुछ अच्छा नहीं था। भगत पूरी तरह जाग गया, लेकिन चुपचाप सोते हुए उसने वहां क्या हो रहा है ये देखने का निश्चय किया। वो डरा हुआ था, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ गई थी। उसने अपने शरीर को एकदम से ढीला छोड़ दिया और तब वो कंबल उसके पैरों से पूरा हट चुका था। फिर पाटिल ने चुपचाप कंबल की एक लंबी पट्टी सी बनानी शुरू कर दी। पाटिल उस कंबल के दोनों सिरों को एक साथ लेकर बिना कोई आवाज किए चुपके से उसकी मोटी सी रस्सी बनाने लगा। और तब भगत ने देखा कि वो उसे 8 के आकार में मोड़ रहा था। फिर उसने उसे घुमाया और उसकी लंबी मोटी रस्सी जैसा आकार बनाया। रस्सी का ख्याल मन में आते ही भगत का खून जम सा गया, शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि यह सब यहीं रोकना होगा। भगत ने आखिरी बार पाटिल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जीभ बार बार उसके होठों पर घूम रही थी। भगत एकदम से थरथराने जैसी आवाज करते हुए उठकर बैठ गया और पाटिल की ओर बिना देखे ऊंची आवाज में कहा, अरे मेरे ऊपर का कंबल कहाँ गया? ये क्या कर रहे हो तुम? उसने झटके से पाटिल के हाथ से कंबल छीन लिया और फिर से उसे फैलाकर दोनों पर ओढ़ दिया। पाटिल चुप बैठा रहा। उसने कंबल को पकड़ने की कोशिश भी नहीं की। एक पल के लिए भगत को उसके चेहरे पर राहत और निराशा का मिलाजुला भाव दिखा दिया, लेकिन फिर पाटिल की आंखें तुरंत बंद हो गई और वो मजबूती से बैठ गया। भगत तय नहीं कर पाया कि पाटिल जाग रहा था या फिर वो सो रहा था, और तीसरी किसी भयानक संभावना के बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता था, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन पाटिल आखिर कर क्या रहा था? कंबल को रस्सी जैसे पतली गोल गोल लपेटकर वो क्यों रख रहा था? भगत के मन में एक से बढ़कर एक डरावने ख्याल आने लगे। हर ख्याल पिछले ख्याल से ज्यादा डरावना होता था। सबसे ज्यादा डर तो उसे इस बात का था कि कहीं पाटिल नींद में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा था जो उसे खुद भी पता ना हो। जब भगत ने कंबल झटक कर अपनी पास खींच ली थी, तब पाटिल न नाराज हुआ था न हैरान हुआ था, बल्कि तुरंत ही वो फिर से सो गया था। उस पल उसे बस पाटिल की आंखों में एक पल के लिए जो राहत और निराशा दिखाई दी थी, उसने भगत को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। पता नहीं किस बात से राहत मिली थी उसे, और न जाने क्या न करने की निराशा थी। भगत को लगने लगा कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है, जैसे उसे बुखार चढ़ गया हो। उसे समझ आ गया कि अब यह दोबारा नहीं होना चाहिए। सच तो यह है कि कंबल को उसके पास रहने ही नहीं देना चाहिए। कंबल को धीरे धीरे पाटिल के पास से निकालकर कहीं दूर रख देना चाहिए, इतना दूर कि उसका हाथ न पहुंचे। तब उसे सामने पेड़ की एक ऊंची टहनी दिखी। कंबल रखने के लिए सामने वाली डाल पर अच्छी जगह है। भगत ने निश्चय किया कि वो कंबल वहां पर टांग देगा। वो बहुत सावधानी से कंबल अपनी ओर खींचने लगा, और कंबल खींचते वक्त वो ध्यान से देख रहा था कि पाटिल जाग रहा है या नहीं। धीरे धीरे उसने पूरी कंबल अपनी तरफ खींच ली। अब बस उसे अच्छी तरह से गोल करना था और चुपचाप जाकर टहनी पर रख देना था। भगत एकाग्रता से उस कंबल को मोड़ रहा था, और इस काम में वो एक पल के लिए पाटिल को भूल गया। पाटिल जरूर जाग गया होगा, क्योंकि वो अचानक उठकर बैठ गया और जोर से बोला, क्या कर रहा है तू? भगत, तुमने ये कंबल अपने पास क्यों खींच ली? भगत ने एक गहरी सांस ली और कंबल अपने हाथ से छोड़ दिया। थोड़ा पहले ये काम हो गया होता
तो शायद पाटिल को पता भी न चलता। अब पाटिल उसे झकझोर रहा था। अरे उठ, क्या सो रहा है? चाय पीनी है क्या? 2:30 बज गए हैं। चल चाय पीते हैं, एक सिगरेट फूंकते हैं, देखते ही देखते सुबह हो जाएगी। भगत को लगा जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता हो, पर उसे क्या कहना है यह उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। ठंड इतनी थी कि भगत पूरी तरह जाग गया। थर्मस में बची सारी चाय उसने और पाटिल ने खत्म कर दी और उस चाय की गर्मी पूरे शरीर में फैलने लगी। फिर उन्होंने एक एक कर सिगरेट जला ली और वो फिर से आराम करने लगे। और तब पाटिल ने कहा, क्या तुम्हें कुछ दिखा तो नहीं भगत? क्योंकि थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया। भगत ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं दिखा। और फिर कुछ देर चुप रहकर उसने आगे कहा, पाटिल, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, पर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। पाटिल ने धुआं छोड़ते हुए कहा, जाने दे, कल बता देना, मेरी तो बस ये नींद नहीं जा रही। फिर भगत ने कहा, पाटिल, थोड़ी देर कहीं टहल कर आए। इतनी ठंड में? बस ऐसे ही जागने की कोशिश करते हैं। अभी 2:30 बजे है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। कुछ ही घंटों में सूरज भी निकल आएगा। और क्या? और आधी रात निकल चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ कुछ होगा या फिर कुछ दिखाई देगा। भगत मन ही मन में सोच रहा था कि एक बार सुबह हो जाए तो वो वहाँ से चला जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। उसके मन में थोड़ी बेचैनी थी। बाकी अब तक उन्हें कुछ भी दिखा नहीं था या कुछ भी सुनाई नहीं दिया था, लेकिन उसने मन ही मन में यह तय कर लिया था कि अब वो कभी भी ऐसी जगह में रात में दोबारा कभी नहीं आएगा। दोनों वापस आराम से बैठ गए। इस वक्त किसी दूसरे विषय पर बात करने की उनकी इच्छा ही नहीं थी। आखिरकार वो वैसे ही चुप बैठे रहे और फिर से नींद उन पर सवार होने लगी। भगत ऐसे उठकर बैठ गया जैसे उसने कोई अजीब सपना देख लिया हो। अब भी आधी रात थी। चांद सामने बहुत नीचे आ गया था और उसकी चांदी जैसी छवि के सामने उस पेड़ की आकृति और भी सीधी और धुंधली लग रही थी। उसमें या उसके आसपास कहीं कुछ तो बदल गया था। उसने सहारे के लिए इधर उधर देखा। पाटिल वहां नहीं था और कंबल भी गायब थी। अब वो पूरी तरह जाग गया और उसने सामने देखा। हाँ, उसे अपने सामने कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। उसने गौर से देखा, वो पाटिल ही था। पेड़ की लंबी परछाई में वो धीरे धीरे रेंगता हुआ उसी पेड़ की तरफ जा रहा था। पर वो इतने बेढंगे ढंग से इस तरह हाथों और घुटनों के बल क्यों रेंग रहा था और उसकी गर्दन में क्या लिपटा था? अब तक पाटिल पेड़ के पास पहुंच चुका था, जहां वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर दोनों हाथों से पेड़ को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। वो थोड़ा ऊपर गया और तभी भगत की आंखें फैल गई। भगत ने देखा कि उसकी गर्दन से पीठ तक कंबल की एक मुड़ी हुई रस्सी सी लटक रही है और उसका दूसरा सिरा ऊपर की ओर जा रहा था। वो देख भगत पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और पत्थर पर दौड़ते हुए पाटिल को पुकारते हुए वो पेड़ की तरफ भागा। 25 फीट की दूरी तय करते हुए भी उसकी छाती धड़क रही थी। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो बस चिल्लाए जा रहा था, पाटिल, पाटिल रुको, पाटिल, पाटिल रुको, पाटिल। पाटिल पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हुए थोड़ा रुका, लेकिन उसे यह पता नहीं चल रहा था कि वो भगत की पुकार की वजह से रुका था या उसके पीछे की रस्सी किसी चीज में फंस गई थी, क्योंकि अगले ही पल वो फिर से ऊपर चढ़ने लगा। इधर उधर देखते हुए पाटिल पेड़ की तलहटी पर पहुंच गया और डाल पर चढ़ने लगा। भगत तब तक पेड़ के नीचे पहुंच गया था। पाटिल पहली टहनी पर था और उस पर आगे आगे सरक रहा था। भगत ने बिना सोचे उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो टहनी पर बैठा और पाटिल के पीछे पीछे बढ़ने लगा। पाटिल का अब भी उसकी तरफ ध्यान नहीं था। दरअसल उसकी पीठ भगत की ओर थी और वो नीचे झुककर कंबल की बनी रस्सी से कुछ कर रहा था। अब भगत को पूरा यकीन हो गया था कि उसे पाटिल को रोकना ही होगा। वो जो भी करने की कोशिश कर रहा था, किसी भी हालत में उसे वो नहीं करने देना चाहिए। वो पीछे से आगे गया और पाटिल के गले में बाह डाल दी और उसी पल दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। एक भी शब्द बोले बिना
वो दोनों भी जी जान से भिड़ गए। भगत ने जैसे ही करीब जाकर देखा, उसे समझ आ गया कि पाटिल मोटी रस्सी का एक सिरा अपने गले में डाल चुका है। अब दोनों के हाथ एक दूसरे को धकेलते, रोकते और पकड़ते जा रहे थे। और उसी पल पहले ही झटके में भगत ने उस कंबल से बनी रस्सी का फंदा पाटिल के गले से निकाल फेंका। लेकिन फिर भी पाटिल दोबारा गले में फंदा डालने की कोशिश कर रहा था। भगत समझ नहीं पा रहा था कि पाटिल खुद को मारना चाहता है या फिर वही रस्सी भगत के गले में डालकर उसे लटकाना चाहता है। पर उस पल भगत के दिमाग में बस एक ही बात थी, पाटिल जो भी कर रहा है उसे रोकना ही होगा। पाटिल की बेताबी देखकर भगत को लगा कि यह आखिरी कोशिश है। अगर उसने पूरी ताकत से उसे कुछ पल के लिए रोक लिया तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके दिमाग में समय की एक सीमा थी और वो सही साबित हुई। वो सीमा जैसे ही पार हुई, अचानक पाटिल चिल्ला उठा, अरे ये क्या भगत, ये क्या कर रहे हो तुम? बस करो, रुक जाओ। फिर भी भगत तुरंत नहीं रुका। पहले उसने पाटिल के ढीले पड़े हाथों से रस्सी छीनकर नीचे फेंक दी। फिर वो खुद को संभालते हुए थोड़ा पीछे हटकर रुक गया। पाटिल हाँफते हुए हैरान होकर बोला, हम लोग इस पेड़ की डाली पर क्या करने आए थे? भगत ने बस इतना कहा, शायद अब हमारा काम हो गया है, चलो नीचे उतरते हैं। एक के बाद एक दोनों धीरे धीरे नीचे उतर गए। भगत ने कंबल उठाई, फिर चद्दर के पास जाकर उसे भी समेटकर अपने पास रख लिया। पाटिल तब चप्पल पहनते हुए पूछ रहा था, अरे लेकिन बताएगा तो सही, वहां क्या हुआ था? भगत अपने आप को शांत करते हुए बोला, बताऊंगा, पर अभी नहीं, पहले यहां से चलते हैं गांव की तरफ। पाटिल तब फिर बोला, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है, थोड़ा रुकते हैं। भगत तब गुस्साई आवाज में बोल पड़ा, अब रुकने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहां से। और दोनों वहां से चल पड़े। दोनों खेत पार कर सड़क की तरफ बढ़े और गांव की ओर चलते हुए उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर उस मुड़े हुए पेड़ की ओर देखा। धुंध में डूबा चांद उसके पीछे था और वो पेड़ अपनी अजीब टेढ़ी फांस से फैला हुए खामोश खड़ा था, मानो वो पेड़ वहां कुछ होने का सबूत दे रहा हो। वो जैसे तैसे घर पहुंचे। तब सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। गांव के मास्टर जी को गोडबोले ने चाय पर बुलाया था। सब लोग एक साथ चाय पी रहे थे और भगत उन्हें रात की सारी बात बता रहा था। गोडबोले ने थोड़ी चाय पी और फिर पूछा, भगत, क्या सच में तुम्हें लगता है कि अगर तुम वहां देर से पहुंचते तो पाटिल खुद को मार डालता? मास्टर जी ने बीच में ही कहा, अब रहने दो, इस बात को यहीं खत्म करो। लेकिन तभी पाटिल ने आगे कहा, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। जैसे ही मेरी नींद खुली मैंने देखा कि मैं खुद उस पेड़ पर था। भगत, मुझे माफ करना, लेकिन तब पहला ख्याल मेरे मन में यही आया कि तुम ही मुझे यहां लाए हो और मेरे साथ कुछ बुरा करने वाले हो। भगत पाटिल की बात सुनकर नाराज नहीं हुआ। उसने शांत होकर कहा, यही तो मैंने तुमसे कहा था। मैंने जागते ही सबसे पहले कंबल की वो मोटी रस्सी नीचे फेंक दी, क्योंकि मेरे मन में भी कुछ और चल रहा था। तब गोडबोले ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन वहां हुआ क्या था? सच में वहां कुछ हो रहा था क्या? भगत थोड़ी देर चुप रहा, फिर वो धीरे से बोला, मुझे लगता है कि उस जगह के आसपास कुछ है, जैसे एक अदृश्य घेरा। जो भी उसके दायरे में आता है उसके दिमाग में बदलाव होने लगता है, मानो इंसान खुद को खत्म करने को मजबूर हो जाए। वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, जैसे अंदर से कोई उसे खींचने लगा हो। वो फिर से कुछ देर चुप रहा और आगे कहा, बस इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरह तपती भट्टी के पास मोम की गुड़िया रख दो तो उसका आकार अपने आप जैसे पिघलकर बदल जाता है, वैसे ही वहां इंसानी मन बिगड़ता है। मानवता का साँचा घुल जाता है, जीवन पर हमारी पकड़ ढीली पड़ जाती है, खुद को उस घने अंधेरे में सौंप देने की इच्छा जाग जाती है। शायद ऐसा ही है, कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। और अब तुम लोगों को क्या लगता है ये मुझे नहीं पता। इतना बोलकर वो सभी शांत हो गए, जैसे उस घटना ने सभी के मन पर गहरा घाव छोड़ दिया हो।
भगत और पाटिल बच गए, ये अच्छी बात है, लेकिन जो रात वहां बीत गई उसे वो कभी भुला नहीं पाएंगे। अब असली बात, कहानी खत्म नहीं हुई है, ये बस आपकी तरफ बढ़ती है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि अगर तुम वहां होते और अचानक खुद को किसी पेड़ की ऊंची डाली पर पाते जहां पर बस चांद की हल्की रोशनी है और चारों तरफ घना अंधेरा है, तो तुम लोग क्या करते? डरो मत, बस सीधे सीधे जवाब दे देना। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, हाइप भी जरूर कर देना।